हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एटम मॉलिक्यूल से न्यूक्लियर के नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे राइट फ्रॉम 2021 टू 2013 और इसमें मैंने नीट 2020 के फेज 2 के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी विश टू डू। तो आज का हमारा एजेंडा है सॉल्विंग द पास्ट ईयर क्वेश्चंस राइट फ्रॉम 2021 टू 2013। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है a radioactive nucleus. So there is a radioactive nucleus. A radioactive nucleus XZA undergoes spontaneous decay in the sequence. मतलब ये जो भी एलिमेंट था हमारा XZA पहले वो B बना और देखो उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो गई। एटॉमिक नंबर 1 कम हो गई मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया राइट। उसके बाद में देखो एटॉमिक नंबर Z-1 से Z-3 हो गई। इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्जेस निकल गए ओके, या चार्ज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और उसके बाद में Z-3 से Z-2 हो गया। इसका मतलब फिर से बढ़ गया, Z-3 + 1 हो गया तब तो -2 हुआ। वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट X, द पॉसिबल डीके पार्टिकल्स इन द सीक्वेंस आर। चलो देखते हैं आराम से। लेट अस डू दिस सम, लेट अस सॉल्व दिस सम। तो सबसे पहले क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, XZA था राइट। अब XZA चेंज होके क्या बन गया, सबसे पहले वो बना BZ-1 राइट। तो देखो Z से Z-1 मतलब एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया और इस ऑप्शन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज निकल गया मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम A और पॉजिटिव चार्ज एजेक्टेड फ्रॉम A whose charge is equivalent to charge of electron ओके। लेकिन वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। तो इधर आंसर आएगा बीटा प्लस राइट, बीटा प्लस। तो इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो इसका चार्ज Z से Z-1 हो गया। अब तुम बात सेकेंड सीक्वेंस देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे BZ-1 से चेंज होके क्या हो गया, ये बन गया CZ-3 मतलब और 2 पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए। अगर पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए मतलब क्या निकला होगा, इसमें से He24 निकला होगा और He24 मतलब अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल निकल गए। तो देखो ना ये 2 है ना राइट, तो इसमें से 2 पॉजिटिव चार्जेस Z-1 -2 हो गए तो ये Z-3। सो व्हाट इज रिमूव फाइनली, अल्फा पार्टिकल इज रिमूव। इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। और लास्ट अब ये CZ-3 क्या हो गया, CZ-3 क्या हो गया, इट बिकेम DZ-2 मतलब ये -3 + 1 हो गया राइट। Z-2 हो गया DZ-2 मतलब हुआ क्या, इसमें कुछ -3 था ना तो इसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकल गया। अब नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, बीटा पार्टिकल निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया राइट। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा माइनस लिख सकते हो ओके। इलेक्ट्रॉन यानी बीटा माइनस मतलब बीटा पार्टिकल निकल गया एक राइट। सो अगर एक बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो चार्ज +1 बढ़ जाता है या Z-3 + 1 हो जाएगा जो हो जाएगा Z-2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बीटा प्लस अल्फा पार्टिकल बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फा पार्टिकल बीटा माइनस, जो ऑप्शन नंबर 1 है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ओके। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है। देखते हैं हाउ वी कैन सॉल्व दिस। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इज 100 आवर्स। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, कैपिटल T दिया हुआ है 100 आवर्स। देन द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी दैट विल बी लेफ्ट ओके, मतलब कितना बच जाएगा आफ्टर 150 आवर्स। मतलब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 150 आवर्स। तो क्वेश्चन पूछा है कि 150 आवर्स के बाद कितना बचेगा, दैट इज व्हाट वी विश टू फाइंड। तो हमें ये ढूंढना है कि 150 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, हाउ मच विल बी लेफ्ट। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2n ऑफ इनिशियल। ये फॉर्मूला है। number of atoms left after any moment of time is 1/2n of initial, जहाँ n कैसे निकाला जाता है, n is equal to T/T, याद रखना ओके। सो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर
आफ्टर व्हाट, आफ्टर एनी टाइम कैन बी फाउंड एज 1/2 ऑफ इनिशियल, जहाँ पे n कैसे निकालते हैं, t/t। तो अगर हमारे केस में हम n निकाले, n t/t है ना, तो हमारे केस में अगर हम n निकाले तो n होगा 150/100, 150/100 दैट विल बी इक्वल टू 3/2 है ना, 3/2 हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू 1/2n, 2n मतलब 2/3/2 ऑफ इनिशियल। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यूब लेके रूट ले लो, और रेस टू 3/2 मतलब क्यूब लेके रूट ले लो, तो n विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, तो मतलब क्यूब लेंगे तो 8 और 8 का रूट ऐसे करना है, राइट। तो ये फाइनली सॉल्व करके क्या हो जाएगा बच्चों, ये फाइनली सॉल्व करके हो जाएगा n इज इक्वल टू √8 क्या होता है, 2√2, 2√2 हो जाएगा। तो आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ इनिशियल, या फ्रैक्शन ऑफ एटम्स लेफ्ट मतलब एटम्स लेफ्ट अपॉन टोटल विल बी इक्वल टू 1/2 ओके। और ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ऐसा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है, राइट, 1/2 ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, ओके। तो देखो एक पहली वाली क्वेश्चन किस पे पूछी हुई थी, रेडियो एक्टिविटी पे, राइट, रेडियो एक्टिविटी वो पॉजिट्रॉन और बीटा पार्टिकल उस पे। सेकेंड वाली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पे, और थर्ड वाली बाइंडिंग एनर्जी पे। मतलब वो बोर्स मॉडल पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था 2021 में। तो अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120, ओके। The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of the fragments is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy is, ठीक है। मतलब ये जो 240 वाला था ना, जिसका एटॉमिक नंबर 240 था, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या था, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, याद रखना एक न्यूक्लियन का इतना था, ठीक है। और उसके बाद में जो दो फ्रैगमेंट्स बने नए वाले 120 वाले, उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक की कितनी थी, एक की थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बना, राइट, 120 वाला 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो बहुत ही आसान है, देखो, राइट। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी। तो हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसकी टोटल एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं ना। देखो ये बाइंडिंग एनर्जी एक न्यूक्लियन का है, और एटॉमिक मास नंबर 240 है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था बताओ। इसकी बात करें, ये जो मैंने डॉटेड सर्कल किया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। मतलब एक न्यूक्लियन का इतना था, तो पूरे 240 न्यूक्लियंस का कितना होगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 240। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, ओके, देख लेते हैं। फिर ये होगा, राइट, तो ये होगा 1824, ये हो गया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। शायद मैंने सही मल्टीप्लिकेशन की है, होपफुली, राइट। 8 जा 16 होता, हाँ इतना ही है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, 1 मिनट। ट्वेल्व ना, तो 1 कैरी 15, 1824 सही है, ये सही है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी किसका मिला हमको, ये बाइंडिंग एनर्जी 240 वाले का मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, इसका बाइंडिंग एनर्जी 120, तो कैसे निकालेंगे, देखो आई विल टेल यू। इसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। ये तो एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी ना, हमको कुछ करना नहीं है, हमको बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। दैट विल बी द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। पहले बाइंडिंग एनर्जी 1824 हुआ करता था, अब निकाल लेते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। ये देखो एक न्यूक्लियन का 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अभी भी देखो 120 प्लस 120 240 है ना, तो ऐसा आएगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी नया वाला विल बी इक्वल टू व्हाट, नया वाला बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 120 इंटू 8.5, ओके, प्लस 120 इंटू 8.5, या मैं इंटू 2 कर लेता हूँ,
तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 17, 120 मल्टीप्लाइड बाय 17 जो होगा कर रहा हूँ, 1 मिनट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ, ये होगा 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई करती थी 1824 और अब 2040। तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी। इंक्रीज ना, तो इंक्रीज निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, फाइनल वाला ज़्यादा है इनिशियल से, तो इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी पूछा हुआ है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, देखो इंक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी और टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर लो सिर्फ, गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू 2040 राइट माइनस 1824। अब ये हो गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, ये है फर्स्ट वाला राइट। तो ये 2021 के 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें कोई भी क्वेश्चन बोर्स मॉडल पे नहीं था, या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या वेव नंबर इसके ऊपर नहीं था। सारे क्वेश्चंस मतलब मोस्टली न्यूक्लियस पे ही थे, तुम बोल सकते हो ऐसे। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। देखो बोर मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। या तो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड होता है या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीलियम की बात कर लो, हीलियम रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दी तब तो ये हाइड्रोजन जैसा एटम हो जाएगा राइट। या हीलियम या फिर लिथियम या बेरिलियम में से 3 निकालना पड़ेगा, लिथियम में से तो 2 ही निकालना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो अब देखते हैं बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, तो ये तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, इसके लिए तो वैलिड है। ओके, ड्यूट्रॉन तो खुद ही हाइड्रोजन एटम है तो उसके लिए वैलिड होगा ही होगा। हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड है ही, तो आंसर आएगा सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, इसके लिए वैलिड नहीं है राइट। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था किसके लिए वैलिड है, क्वेश्चन में पूछा था किसके लिए वैलिड नहीं है, तो उसका आंसर होगा सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए वैलिड नहीं है राइट। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इट इज। हाँ, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप व्हेन देखो क्वेश्चन क्या है, when uranium isotope U3592 is bombarded with neutron, it generates krypton, 3 neutrons and what? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे डायरेक्टली जानते होंगे, बेरियम ही है इसका आंसर राइट, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है फिजन का, तो इसका आंसर डायरेक्टली बेरियम है। या अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता रहा हूँ। सी, तुम्हारा इक्वेशन ऐसा है कि यूरेनियम 235 था और 92 राइट, इसके ऊपर तुमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, तो ये हो गया न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, मास 1 ले लो। ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो अब क्या निकला इसमें से, क्रिप्टॉन 89 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकला, 3 न्यूट्रॉन। तो 3 न्यूट्रॉन को देखो मैं जानबूझ के ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकला और 1 न्यूट्रॉन निकला, प्लस क्या और ना मैं उसको x मान लेता हूँ, प्लस XZA निकला। देखो ध्यान से सुनना, अब होना क्या चाहिए ना, ये हर इक्वेशन में वैलिड होता है दैट द एडिशन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स इन द लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू एडिशन ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये 92 है तो 36 में और क्या ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा, द आंसर इज 56। तो 36 में और क्या ऐड करना पड़ेगा 56, तो ये Z 56 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये 235 प्लस 1 236 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी वो 236 होना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, 89 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया कितना 92। अब 92 में और कितना ऐड करना पड़ेगा 36 होने के लिए, तो वो आंसर है 236 होने के लिए 144, तो इसको 144 होना पड़ेगा राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, या तो बच्चों को डायरेक्टली इसका आंसर याद है क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है, या फिर क्या कर सकते थे हम लोग कि इसको हम लोग बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऐसे करके भी कर सकते थे, तो जैसे भी तुमको क्लिक हो। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंसेस। ठीक है, बहुत ही आसान है। एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब E इक्वल टू mc² वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो हमको मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम। हाउ डू यू कन्वर्ट ग्राम्स टू किलोग्राम, पहले ग्राम को किलोग्राम कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर हमें जूल्स में चाहिए, इसलिए हमको पहले तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, जो फाइनली हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, अब हमको एनर्जी निकालना है, सिंपल सी बात है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी E विल बी इक्वल टू mc²। एनर्जी बाय आइंस्टाइंस इक्वेशन E इक्वल टू mc²। तो एनर्जी का आंसर आएगा, मास तो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो ये होगा फाइनली 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 9 इंटू 10⁻16, राइट। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻12, या थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ए वाला, राइट। तो ए वाला आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नीट 2020 फेज 2 का क्वेश्चन है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये तो बच्चे को पता होता है कि एनर्जी इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, -13.6 अपॉन n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मतलब इन जनरल द फॉर्मूला इज, आई विल टेल यू। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो ऐसा होगा, -13.6 अपॉन n² और ऊपर एक z² भी आएगा, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जनरल फॉर्मूला। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो आंसर आएगा -13.6 अपॉन n², इतना ही आंसर आएगा, राइट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल अंडरगोइंग व्हाट, रेडियो अल्फा डीके इज 1.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स। मतलब मुझे हाफ लाइफ दी हुई है। हाफ लाइफ मतलब क्या मिला है मुझे, मेरे पास कैपिटल टी है, तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी इज व्हाट 1.4 इंटू 10⁻17 सेकेंड्स, ये मुझे दी हुई है, राइट। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द सैंपल इज 2 इंटू 10⁻21, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2 इंटू 10⁻21, और मुझे पूछा गया है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, dN/dt। एक्टिविटी मतलब dN/dt, dN/dt जिसका SI यूनिट होता है पर सेकेंड या बेक्वेरल, पर सेकेंड या बेक्वेरल भी बोलते हैं उसको, राइट। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन शायद करना पड़ सकता है। dN/dt का फॉर्मूला है λn न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली मतलब एक्चुअली एक माइनस साइन आता है, न्यूमेरिकल्स में माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस लैम्बडा को मैं लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाय कैपिटल T इंटू n। अब एक काम करते हैं, सी 0.693 को 0.7 लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 2 इंटू 10⁻21, ठीक है, और कैपिटल T कितना था 1.4 इंटू 10⁻17, ठीक है। तो देखो ये ऊपर 0.4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1.4, और ये कैंसिल हो गए, आंसर आएगा फाइनली 10⁻4 बेक्वेरल। 12 - 17 4 होता है ना, तो 10⁻4 बेक्वेरल ये तुम्हारा यूनिट है, राइट। तो डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड को ही बेक्वेरल भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा आंसर हमारे पास है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर, व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स गामा। तो जब गामा रेडिएशन एमिट होगा तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर को क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुछ नहीं होता, ना तो मास नंबर चेंज होता है ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो दैट इज द आंसर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बोथ रिमेन व्हाट, बोथ रिमेन अनचेंज्ड, ये आंसर है। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। गामा रेडिएशन निकलने से मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ती, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total energy of electron in an atom in a orbit is -3.4। तो हमको टोटल एनर्जी दी हुई है, राइट। What we know is we know the total energy।
तो हमको टोटल एनर्जी पता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -3.4। व्हाट इज द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी? और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट रिलेशंस है, टोटल एनर्जी मुझे पता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और दैट विल बी इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी मालूम होना चाहिए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू, इसका डबल करना है तो -6.8, -6.8। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पॉजिटिव 3.4 है और नेगेटिव 6.8 है। तो ऐसा ऑप्शन मेरे ख्याल से है ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। तो थर्ड वाला इज द आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हाँ, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल, अब ये कौन से ईयर में पूछा था मैं तुमको ये बता देता हूँ, शायद मैं लिखना भूल गया इसमें। 2019 में ही पूछा होगा 100%। ओके, सब लाइन से है, 2021, 20, अब 19 के कर रहे हैं, 19 के कर रहे हैं ना हम लोग। सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ 19 के कर रहे हैं, 2020 के हो गए, राइट, 19। तो अब ये भी 19 का ही होगा 100%। सी, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He24। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He24, राइट। सो वी शुड नो दैट व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He24। He24 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो Z होते हैं ना, Z2 है उसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं इसमें क्योंकि कोई एटम थोड़ी है, ये तो पार्टिकल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते? A माइनस Z। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 4 माइनस 2, A माइनस Z मतलब 4 माइनस 2। देखो इसका A 4 है और इसका Z 2 है, तो 4 माइनस 2 इज 2। तो इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होंगे, और ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर अ रेडियोएक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes. If initially there are 600 nuclei, time taken for 452 decay, मतलब 450 डीके हो जाना चाहिए। हमको डीके कितने होते हैं उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट। तो बचेंगे कितने? देखो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने? 600 माइनस 450, दैट इज इक्वल टू 150, बिकॉज n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट कितने होंगे? 150। और स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में थे 600, स्टार्टिंग में 600 थे, बराबर है। देखो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, n is equal to what? 1/2 to the power n of initial. n is equal to 1/2 to the power n of initial, बराबर है ना। जहाँ पे n मतलब क्या होता है? n मतलब होता है गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, n मेरे ख्याल से n है 600, नहीं n 150 है, सॉरी n 150 है, रुको एक मिनट, n 150 है, तो n 150 है, n 150 है, दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n ऑफ n नॉट कितना है? 600। तो अगर थोड़े से टर्म्स को रीअरेंज करोगे, 600 नीचे चला जाएगा, तो यू विल गेट 1/4, है ना। 150 अपॉन 600 इज 1/4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n। थोड़ा सा सोचो तो 2 रेज टू n 4 आएगा, तो n देखो 2 स्क्वायर 4 होता है, तो हमको n मिल गया, n विल बी इक्वल टू 2। और मैंने तुमको अभी अभी बताया था कि n मतलब क्या होता है? n मतलब t/t। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल टू टी बाई हाफ लाइफ दिया हुआ था, देखो हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 मिनट्स, 10। तो कितना टाइम लगा? टाइम मिल गया हमको, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाँ मिनट्स में ही पूछा है टाइम, 20 मिनट्स। सो द आंसर इज t इक्वल टू 20 मिनट्स, 20
MIN मिनट, ये तुम्हारा आंसर है। और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट radioactive material A has decay constant 8 lambda and B has decay constant lambda, मतलब एक A का decay constant 8 lambda और B का decay constant lambda है। Initially they have same number of nuclei, मतलब दोनों की number of nuclei starting में same है। After what time the ratio of the nuclei of B to A will be 1/E। चलो देखते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो लिख लेते हैं डेटा, राइट। lambda for A, lambda A has a decay constant 8 lambda, lambda for A will be equal to एक मिनट see, lambda for A will be equal to what, 8 lambda। A वाले का decay constant 8 lambda है और B वाले का decay constant कितना है, सिर्फ lambda है, ठीक है। इनिशियली दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ एटम सेम है, मतलब N0 ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, N0 ऑफ B, दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। और दिया क्या हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद इनका रेशो कितना हो गया, 1/E। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम सब जानते हैं कि n इज इक्वल टू N0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, n इज इक्वल टू N0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। तो अगर मैं रेशो लूँ NB अपॉन NA तो क्या आना चाहिए, देखो क्या आएगा, NB के जगह पे N0 ऑफ B, हाँ, फिर e रेज टू माइनस लैम्बडा ऑफ B इंटू टी द होल डिवाइडेड बाय N0 ऑफ A, है ना, e रेज टू माइनस लैम्बडा ऑफ A इंटू टी। और मेरे ख्याल से ऐसा कहा गया था क्वेश्चन में कि दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। तो उनको तो पहले कट कर लेते हैं, पहले इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो इनको कट कर लेंगे, ये और ये कट हो गया। और मेरे ख्याल से NB अपॉन NA दिया हुआ है, NB अपॉन NA का आंसर है 1/E, दैट इज इक्वल टू e रेज टू व्हाट इज लैम्बडा ऑफ B, B का लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है, सिर्फ लैम्बडा, ओके। और A वाले का लैम्बडा, सॉरी ये माइनस है, e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, और A वाले का क्या है, 8 लैम्बडा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 8 लैम्बडा टी। तो एक काम करते हैं, ये 1/E क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1, और ये माइनस 8 लैम्बडा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 8 लैम्बडा, तो ऊपर आएगा आंसर e रेज टू 7 लैम्बडा टी। तो ऐसे अगर कंपेयर करेंगे तो NB अपॉन NA विल बिकम, एक मिनट ना ज़रा चेक करने दो, NB अपॉन NA, तो ये शायद हम लोग को थोड़ा नेगेटिव आंसर आ रहा है बच्चों, मतलब आंसर आ रहा है हम लोग को टाइम का कुछ, एक मिनट देखो, शायद ऐसा आ रहा है आंसर कि कंपेयर करने पे हम लोग को आंसर आएगा -1 इज इक्वल टू 7 लैम्बडा टी, दैट इज t इज इक्वल टू -1/7 लैम्बडा, जो कि नहीं हो सकता। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जब पूछा हुआ हो एग्जाम में तो गलत पूछा हुआ था, राइट। इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने रेशो 1/E के जगह पे E देना चाहिए था, तो सब सही होता। तो ये क्वेश्चन ही गलत आया था एग्जाम में, याद रखना। तो मैं बता रहा हूँ इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए था, अगर वो लोग रेशो को 1/E के जगह E देते ना तब तो सब सही हो जाता। देखो अगर रेशो 1/E के जगह पे E लिखते हो लोग तो ये पॉजिटिव आ जाता 1/7 लैम्बडा, लेकिन फिलहाल तो ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, राइट। मतलब आंसर कभी टाइम का नेगेटिव नहीं आ सकता, तो दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्गली फ्रेम्ड, ओके, याद रखना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ratio of kinetic energy to the total energy of the electron in the Bohr orbit atom is, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी मैंने तुमको बताया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -1। -1 मतलब क्या होता है, -1 मतलब ये ऑप्शन बी वाला, -1 कौन सा ऑप्शन है, बी है ना, 1 अपॉन -1 -1 ही हुआ, राइट। तो द आंसर इज व्हाट, 1 अपॉन -1, ठीक है, मतलब यही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या था ये, लेट्स सॉल्व इट। The ratio of wavelength of the last line of Balmer series and last line of Lyman series, okay। अब कुछ बच्चे तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो लास्ट लाइन की वैल्यू याद रखते हैं। वो ऑलरेडी जानते हैं कि अपना बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन का वेवलेंथ होता है 3648 एंगस्ट्रॉम,
और सॉरी बाल्मर सीरीज़ का 3648, लाइमैन सीरीज़ का 9112, डिवाइड करो 4। लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको भी करवा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको करना कैसे था देखो, पहले तो लाइमैन सीरीज़ बाल्मर सीरीज़ सिर्फ देखो, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू z²r इंटू 1/ इनर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर का स्क्वायर माइनस आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, Z1 होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से Z को निकाल देता हूँ, ठीक है, Z1 होगा, करेक्ट है। अब हम लोग लाइमैन सीरीज़ की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लाइमैन सीरीज़। फॉर लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज़, लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज़, अगर लाइमैन सीरीज़ है तो एक बात तो पक्की है कि इनर ऑर्बिट n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 होगी 1 और n2 क्या होगी, n2 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इनर ऑर्बिट के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1 और n2 की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। इसमें सब्सटीट्यूट करो तो क्या आंसर आएगा, 1/λ लाइमैन विल बी इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/∞²। तो इससे मुझे आंसर मिला 1/λ लाइमैन इज इक्वल टू r, मतलब r इज 1/λ लाइमैन, ठीक है। अब हम लोग ऐसा ही इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे, बाल्मर के लिए लिखेंगे। फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, बाल्मर सीरीज के लिए इनर ऑर्बिट की वैल्यू पक्का 2 होगी। बाल्मर सीरीज के लिए इनर ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी 2, और आउटर ऑर्बिट लास्ट लाइन है तो n2 इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करोगे तो 1/λ बाल्मर विल बी इक्वल टू r इंटू 1/2² माइनस 1/∞², जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1/λ बाल्मर इज इक्वल टू r/4। लेकिन r क्या था, व्हाट इज r? r इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज r? r इज 1/λ लाइमैन, तो ये होगा 1/λ बाल्मर। r के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/λ लाइमैन, और ये 4 तो पहले से ही नीचे था, देखो यहाँ पे 4 पहले से ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या हमको क्या चाहिए था, रेशियो ऑफ बाल्मर। अच्छा, तो बाल्मर अपॉन लाइमैन, थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लेना, आंसर 4 आ जाएगा। सो लैम्डा बाल्मर अपॉन लैम्डा लाइमैन, व्हाट इज आंसर 4। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला ना कुछ बच्चे डायरेक्टली वैल्यूज याद रखते हो तो सीधा सीधा आंसर ही लिख देंगे, वो सोचेंगे भी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अब पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सी देखते हैं क्वेश्चन क्या था। If an electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second, it emits a photon of wavelength lambda। मतलब जब थर्ड से सेकेंड पे जंप करेगा तो फोटोन का वेवलेंथ लैम्बडा। When it jumps from फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो काफ़ी आसान है, फिर से याद रखना, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z1 होगा। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z क्या होगा, Z1 होगा। लेट मी सॉल्व दिस। देखो पहले तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम विच ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट, थर्ड से विच ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, राइट। तो वेवलेंथ कितना है, लैम्बडा है। ओके। तो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करने पे वेवलेंथ कितना हो गया, वेवलेंथ हो गया लैम्बडा। तो तुम्हारा इनर ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है और आउटर ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखना। व्हाट इज द इक्वेशन बना 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1²। n1² मतलब 1/2² माइनस 1/3², जो सॉल्व करके होगा 9 - 4 36/5r। ये तो हो गया 36/5r, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा भी कर लिया। आई होप सब सही किया, ओके। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, when the same electron when it jumps from fourth orbit to third, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से कहाँ जंप की, फोर्थ से थर्ड मतलब क्या होता है, तो फोर्थ से थर्ड मतलब तुम्हारा आउटर ऑर्बिट का वैल्यू n2 होगा और इनर ऑर्बिट का वैल्यू क्या होगा n1, और मान लेते हैं कि वेवलेंथ है लैम्बडा डैश, और हमको लैम्बडा डैश ही कैलकुलेट करना है, राइट। और आंसर लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए, ये भी याद रखना। तो अब हमारा इक्वेशन होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट 1/3² माइनस 1/4²। ये लैम्बडा नहीं है, लैम्बडा डैश, ठीक है। इसको क्या होगा, रुको एक मिनट, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया। 16 × 9 144 और 7, तो लैम्बडा डैश होगा बच्चों 144/7r, 144/7r, और ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब डिवाइड कर लो 2 को 1 से. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 बाय 1. अगर 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू 144 बाय 7r मल्टीप्लाइड बाय 5r बाय 36. ओके, तो ये r तो कट जाएंगे. 36 1 जा, 36 4 जा, शायद 72 का डबल बराबर है 4 जा आएगा. तो ये लैम्डा डैश हो गया, लैम्डा डैश बाय लैम्डा हो गया 20 बाय 7, राइट. तो फाइनली तुम्हारा लैम्डा डैश कितना हो गया, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 20 लैम्डा बाय 7. क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ये तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, लेट अस सी दिस, लेट अस सी दिस. हाँ, कैसे करेंगे. द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स. तो पहले तो मैं हाफ लाइफ लिख देता हूँ. हाफ लाइफ इज इक्वल टू 30 मिनट्स. हाफ लाइफ इज इक्वल टू हाउ मच, 30 मिनट्स. ठीक है, फिर उसके बाद में देखो फिर क्या बोला हुआ है. द टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके. देखो 40% चला गया, मतलब बचा कितना, मतलब बचा कितना 60%. बचा कितना 60% बचा ना, 60% ऑफ इनिशियल बचा. 60% ऑफ इनिशियल बचा मतलब 60 बाय 100. व्हाट इज 60 बाय 100? 60 बाय 100 करेंगे तो क्या होगा 3 बाय 5, 3 बाय 5 है ना, या 0.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल. 100 से डिवाइड कर लो, 0.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल. अब समझो ऐसा होने के लिए टाइम लगा T1, ऐसा होने के लिए टाइम लगा T1. फिर 85% डीके भी हुआ. N2 इज इक्वल टू व्हाट, 85% चला गया तो बचा कितना. देखो N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट. तो बचा कितना 15% ऑफ इनिशियल. 15% ऑफ इनिशियल मतलब 0.15 ऑफ इनिशियल. ठीक है ना. और इसके लिए जो टाइम लगा वो T2 है. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना. समझो किसी टाइम पे 60% बचा हुआ है या 40% डीके हो गया, और किसी और टाइम पे क्या हुआ 85% डीके हो गया या 15% बचा हुआ है. तो ये टाइम का डिफरेंस कितना होगा. द टाइम टेकन बिटवीन 40% एंड 85% डीके. मतलब हमको क्या पूछा गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1. चलो सॉल्व करते हैं. देखो हमारे पास फॉर्मूला है. हमको क्या चाहिए, टाइम हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, हाफ लाइफ 30 मिनट्स है. द हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है 30 मिनट्स. तो लेट अस सॉल्व. देखो हम जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास कि T1 n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी. तो n1 विल बी इक्वल टू, वो ई रेज टू माइनस लैम्डा सब लाने से गड़बड़ हो सकता है बच्चों. तो ई रेज टू माइनस लैम्डा को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा अलग स्टाइल में करके देखते हैं क्या होता है. लेट अस ट्राई. वो लैम्डा वगैरह लाने में, ई पावर लाने में गड़बड़ हो सकता है ना. वी शुड नॉट ब्रिंग ई टू दी पावर इन द पिक्चर. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा. लेट अस ट्राई. हम अपने स्टैंडर्ड मेथड से ट्राई करते हैं. हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n ऑफ इनिशियल. ये फॉर्मूला तो याद है ना तुम लोग को, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है, n इज इक्वल टू व्हाट, t बाई टी. n इज इक्वल टू t बाई टी, करेक्ट है ना. n इज इक्वल टू t बाई टी. ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व करके. n1 कितना है, देखो n1 कितना हो गया, n1 हो गया 0.6 टाइम्स ऑफ इनिशियल. n1 is nothing but 0.6 times of initial, right? So n1 is equal to 0.6 times of n0, correct? और n2 कितना है, देखो बच्चों n2 will be equal to 0.15 times of n0. हो गया बच्चों, सम काफ़ी इजी है. ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है. अब एक काम करो, सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन लोग को डिवाइड कर लो खाली. अगर तुम डिवाइड करोगे ना, तुमको एक बहुत मज़ेदार आंसर आएगा. देखो n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 4. n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 4. 0.60 अपॉन 0.15 विल बी 4, या 2/2 लिख देता हूँ, और n0 कैंसिल हो जाएंगे. मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर लिया. तो देखो मुझे आंसर क्या आया, मुझे आंसर आएगा n2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ऑफ इनिशियल. मुझे आंसर आया, देखो मतलब ध्यान से सुनना बच्चों,
मतलब अगर मैं इसको इनिशियल मान लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर इसको इनिशियल मान लेता हूँ तो ये क्या हुआ बताओ, फाइनल क्या हुआ, फाइनल इज हाफ ऑफ इनिशियल, 1/2 ऑफ इनिशियल। एकदम ध्यान से सुनना, देखो हमको क्या पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं समझ गया कि यहाँ से यहाँ तक होने में क्या हुआ, वो 2 बार हाफ हुआ, हाफ ऑफ हाफ हुआ, या 1/2 ऑफ इनिशियल हुआ। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ओके, टाइम लगेगा, t विल बी इक्वल टू nt था ना, तो यहाँ n के जगह 2 आ गया, 2t, 2 हाफ लाइफ लगेगा। और हाफ लाइफ हमको दिया हुआ है, शायद हाफ लाइफ 30 मिनट्स दिया हुआ था, तो आंसर आएगा 60 मिनट्स। और ऐसा ऑप्शन में है, मैं यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, राइट, मतलब ज़्यादा कुछ, लेकिन वो राइट टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि देखो हमको क्या पूछा था कि ये सिचुएशन से ये सिचुएशन पे आने में कितना टाइम लगेगा। अब ये सिचुएशन से ये सिचुएशन आने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा फाइनल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया, 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो गया। तो टाइम कितना लगना चाहिए, 2t, और 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ मतलब 2 × 30, दैट इज 60 मिनट्स, राइट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखते हैं, गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻⁷ पर मीटर, द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो Z1 होगा। द फॉर्मूला इज 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। याद रखना ये फॉर्मूला में Z² भी आता है, फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू Z²R। बट याद रखना क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z कितना होगा, Z विल बी इक्वल टू 1। अब देखो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर है ना, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो पहले तो याद रखना है कि बाल्मर सीरीज है अगर, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू होगी 2, और n2 की वैल्यू कितनी होगी, n2 की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो वेव नंबर मतलब 1/λ ही पूछा है, लैम्डा मत निकालना, वेव नंबर मतलब दे हैव आस्क्ड 1/λ ओनली। तो 1/λ विल बी इक्वल टू R दिया हुआ है 10⁻⁷ इंटू 1/2², राइट। तो आंसर आ गया 1/λ विल बी 1/2² मतलब क्या होता है 0.25, 0.25 इंटू 10⁷ पर मीटर, राइट, पर मीटर या मीटर इनवर्स। और ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शायद, पहला ही आंसर ऐसा है 0.25 इंटू 10⁻⁷। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards an heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach depends upon। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। देखो लेट अस से दैट ये हमारा अल्फा पार्टिकल था, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ समझो ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, राइट। ये अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, लेट अस से यहाँ पे कोई न्यूक्लियस था एक, और दोनों इन्फिनिटी पे थे। यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Ze, ओके, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज व्हाट Ze, और दोनों इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और तुमने इसको फेंका विद अ वेलोसिटी v, इसको फेंका विद अ वेलोसिटी v। याद रखना अभी इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, ओके। तो बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसेगा, पास जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, एक स्टेज पे जाके आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन, आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड शो यू। ये तुम्हारा फाइनल स्टेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो ये तुम्हारा, चलो मैं सेम कलर से ही बना लेता हूँ दोनों को, ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे। सी तो क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल था जिसका चार्ज था कितना 2e, ये रिपेल होगा और लास्ट में क्या होगा, कहीं पे जाके रुक जाएगा। समझो यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R0 बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला बाय हार्ट किया होगा और वो जानते हैं इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर वो ऑलरेडी जानते हैं, राइट, ऑलरेडी जानते हैं। इसका आंसर आएगा शायद वेलोसिटी का पूछा है ना, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का। चलो देख लेते हैं, निकाल ही लेते हैं आंसर। तो याद रखना ये दोनों तो इन्फिनिटी पे थे, ये दोनों तो इन्फिनिटी पे थे, राइट। तो पहले ये दोनों इन्फिनिटी पे थे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट केस, पहले वाले केस में जो टोटल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इन द फाइनल केस। पहले वाले केस में देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज हाफ इनटू न्यूक्लियस का मास m है, राइट, न्यूक्लियस का मास m है, m इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, सो हाफ इनटू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू v स्क्वायर, ओके, बस इतना ही, और कुछ नहीं है, राइट। इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल टोटल एनर्जी खाली काइनेटिक एनर्जी है, राइट। इनिशियल सिचुएशन में क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी देखो ये रुक जाएगा यहाँ पे आके, बिकॉज वो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा और एक स्टेज पे आके वो रुक जाएगा, जब वो सबसे करीब होगा तो रुक जाएगा और फिर रिटर्न जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की 0 हो गई, और तो यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जो तो तुम्हारी टोटल एनर्जी फाइनल है ना, वो क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड इंटू वॉट 2e Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R नॉट। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं, शायद आंसर C आएगा, देख लेते हैं। देखो इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन मास m। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का मास m लेना है हम लोग को, रुको एक मिनट, अल्फा पार्टिकल का मास m लेना है, m ना कि m अल्फा लेना है, m लेना है, उन्होंने बोला m लेने को। अब देखो क्या होगा कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, बिकॉज ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर हाफ mv स्क्वायर, या पहले ये लिख लेता हूँ, हाफ 1 अपॉन फाइनल वाला पहले लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE स्क्वायर अपॉन R नॉट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये mv स्क्वायर कहाँ है, न्यूमरेटर में, m ऊपर न्यूमरेटर में और r0 डिनोमिनेटर में। तुम सीधा लिख सकते हो r0 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्ट लिख सकते हो r0 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो इसका आंसर C है। कुछ बच्चे इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखते हैं। देखो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के 3 फॉर्मूलाज तुम लोग को याद रखना है, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन एनी डायरेक्शन, और एक इम्पैक्ट पैरामीटर, और एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये 3 फॉर्मूला हर बच्चे याद रखते हैं। 2 ZE स्क्वायर हम लोग कुछ इस तरह से याद रखते हैं इस फॉर्मूला को कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नथिंग बट 2 ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो तुम जैसे भी याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So let's move on to the next question. Next question is a nucleus of uranium decays at rest. A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. तो यूरेनियम चेंज हो गया, क्या हो गया, थोरियम एंड हीलियम में ब्रेक हो गया। देन द हीलियम, देखो ब्रेक हुआ ना, राइट, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, राइट। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बात तो पक्की है कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम p विल बी कंजर्व, कांस्टेंट होगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू मोमेंटम लेटर, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि मोमेंटम ऑफ यूरेनियम, पहले यूरेनियम था ना, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम, ओके। अब यूरेनियम तो रेस्ट में था तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम, या ऐसे लिखा जा सकता है कि
मोमेंटम ऑफ थोरियम इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ हीलियम। ये नेगेटिव साइन ये दिखाने के लिए, नेगेटिव साइन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दोनों उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, एक लेफ्ट में चलेगा तो एक राइट में चलेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा मोशन का। इन अदर वर्ड्स तुम ऐसे लिख सकते हो मास ऑफ थोरियम ओके इनटू, तो ये माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ बच्चों एक मिनट के लिए, याद रखना मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे दोनों, राइट, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मैं इरेज कर लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन है द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम, वो तो रॉन्ग है। हीलियम न्यूक्लियस हैज लेस मोमेंटम देन थोरियम, वो भी रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। और मैंने तुमको अभी अभी बताया कि थोरियम और हीलियम दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये तो सीधी सीधी बात है। अब देखो मास ऑफ हीलियम ऑफ कोर्स बहुत कम होगा थोरियम के मास से, है ना। मास ऑफ हीलियम इज लेस देन मास ऑफ थोरियम, ऐसे लिखा जा सकता है कि मास ऑफ हीलियम इज लेस देन मास ऑफ थोरियम। और काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अगर मास ऑफ हीलियम कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन थोरियम। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी हम लोग 2015 पे ही हैं और हमको 2013 तक जाना है, राइट, तो टाइम लगेगा थोड़ा और। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमैन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज लाइमैन सीरीज मतलब हाइड्रोजन, राइट। तो फॉर्मूला होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले बात तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लाइन, राइट, फर्स्ट लाइन को ही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन निकाल लेते हैं, राइट, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज द मोमेंट, जैसे ही हम बोलते हैं लाइमैन सीरीज तो लाइमैन सीरीज में एक बात तो पक्की है कि n1 की वैल्यू 1 होगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन है तो ये n1 में 1 ऐड कर लो तो n2 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो फॉर्मूला आएगा 1/λ लाइमैन विल बी इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा करके आंसर आएगा लैम्बडा लाइमैन विल बी इक्वल टू 4/3r, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब किसकी बात की जाए, बाल्मर की। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विच सीरीज, बाल्मर, बाल्मर के बारे में बात करते हैं। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि मैंने बताया तुमको कि जिस भी लाइन की हम बात करते हैं ना उसके नंबर को n1 के साथ ऐड करना। देखो n1 तो हम डिसाइड नहीं करते, n1 इज डिसाइडेड बाय द सीरीज। अब अगर एक सेकेंड बच्चों, मेरा माइक निकल गया, एक सेकेंड, हाँ। सो n1 इज डिसाइडेड बाय द सीरीज, तो अगर हम लोग बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो n1 कितना होगा, n1 2 होगा, और फर्स्ट लाइन है तो n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू होगी 3, राइट। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, 1/λ बाल्मर विल बी इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा लैम्बडा बाल्मर विल बी इक्वल टू 36 बाय ये 9 4 हाँ 36/5r। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया, और हमको रेशो पूछा है दोनों का, तो डिवाइड कर लेते हैं। लैम्बडा लाइमैन अपॉन लैम्बडा बाल्मर विल बी इक्वल टू 4/3r मल्टीप्लाइड बाय 5r/36। तो 4 1 जा और 9 जा, ठीक है, तो ये हो गया, r कट गया, 5/27, 5/27, और ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है 5/27 बी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस न्यूक्लियाई पे है। इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम
27 nucleus is taken to be RAL, then the radius of tellurium 125 is nearly. देखो रेडियस का सिंपल सा है, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर रेज टू 1/3. तो R tellurium divided by R aluminium will be equal to A atomic number of tellurium divided by atomic number of aluminium, the whole raised to 1/3. अब एटॉमिक मास नंबर इसका देखो, इसका RTE है, ये तो R एल्यूमिनियम है, ATE 125 है एटॉमिक मास नंबर, और इसका मेरे ख्याल से 27 है एल्यूमिनियम का, राइट. और क्यूब रूट है 125 का क्यूब रूट 5, इसका 3, और R एल्यूमिनियम विल गो टू द राइट. तो तुम्हारा आंसर होगा R tellurium will be equal to 5/3 times of R aluminium, और ऐसा है ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. हाँ, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम. याद रखना हाइड्रोजन पे क्वेश्चन नहीं है. देखो, द वेलोसिटी इन एनी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला z इंटू 2.26 या 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय n. ये है फॉर्मूला, ठीक है. तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए किसी भी ऑर्बिट में, z बाय n 2.2 इंटू 10⁻6. अब z कितना है, देखो हीलियम है ना, तो हीलियम का z 2 है, और तुमको कौन से ऑर्बिट में चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में चाहिए, तो अपॉन 3 कर लो. 2.2 इंटू 10⁻6, तो ये होगा 4.4/3 है ना. वेलोसिटी इन द थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 4.4/3 इंटू 10⁻6, जो होगा 1.14 ना, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. और मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. हो सकता है कुछ बच्चों को ये पता नहीं हो, बट मेरे ख्याल से ये सब क्लासेस में पढ़ाया जाता होगा बच्चों को कि ये वेलोसिटी निकालने का यही तरीका है. किसके लिए, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए तो बहुत ईजी है, Z1 होगा, तो हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड है ही. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, जहाँ पे उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड. एकदम सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी है. देखो, पहले तो हमने क्या किया, हमने 975 एंगस्ट्रॉम वाला फोटोन दे दिया इलेक्ट्रॉन को, फोटोन दे दिया इलेक्ट्रॉन को जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, ग्राउंड स्टेट में था. तो ये 975 मतलब कितनी एनर्जी, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का शॉर्टकट डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाल रहा हूँ. 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, मतलब 975 एंगस्ट्रॉम. लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में ही रखने का. एक काम करता हूँ, पहले तुम लोग को जनरल फॉर्मूला दे देता हूँ. हाँ, एक्चुअल फॉर्मूला ये 12,000, इससे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता बट लगभग आ जाता है, लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो हमारे केस में ये 12,400 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. देखो, अगर मैं 975 को 1000 भी मान लूँ ना, तो आंसर 12.4 आएगा, 12.4. लेकिन ये 1000 से कम है, तो आंसर 12.4 से ज़्यादा आएगा, राइट. तो आंसर अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आता है मैं बता रहा हूँ, लगभग 12.75 के आसपास आएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब देखो, इलेक्ट्रॉन था कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन. तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था कहाँ पे, देखो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में था. ये तुम्हारा लेट अस से ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. ठीक है. तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था, जहाँ पे उसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब तुमने फोटोन दिया इसको, जिस फोटोन दिया, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, टोटल एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, -13.60 राइट, प्लस 12.75 जो तुमने फोटोन के रूप में उसे दिया. अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई 5
और 0.85 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल से सारे बच्चे जानते होंगे कि माइनस 0.85 इज द एनर्जी इन विच ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट माइनस 0.85 इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट, मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रहा, वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। तो जब वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा तो नीचे भी तो आएगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वो ग्राउंड स्टेट में था, उसकी एनर्जी थी -13.6, हमने उसे 12.75 एनर्जी दिया, तो वो जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। अब वो फोर्थ ऑर्बिट में हमेशा तो रहेगा नहीं, वो नीचे आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने लाइन्स एमिट करेगा, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स पॉसिबल। ठीक है, तो सुनो कैसे करते हैं। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर वो फोर्थ ऑर्बिट से कूदा या फिर nth ऑर्बिट से कूदा तो नंबर ऑफ लाइन्स आर n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। ये आंसर आएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2 जो होगा 6। हाँ 6 होगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास मतलब फोर्थ ऑर्बिट से मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होगा जब वो जंप करेगा, तो ये फोर्थ है, ये थर्ड ऑर्बिट मान लो, ये सेकेंड ऑर्बिट मान लो, और ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लो, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करेगा तो कितने पॉसिबल लाइंस आएंगे, देखो ध्यान से देखना। लेट अस सी हाउ मेनी पॉसिबल लाइंस आर एमिटेड। पहले देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करेगा तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे, या तो हॉप करते हुए आएगा, मतलब फोर्थ से थर्ड, फिर थर्ड से सेकेंड, और फिर सेकेंड से फर्स्ट। या और एक ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड पे आएगा और फिर डायरेक्टली सेकंड से फर्स्ट वाला काउंट हो चुका है, या फोर्थ से थर्ड पे आएगा और डायरेक्टली सेकंड से थर्ड से फर्स्ट पे चला जाएगा। तो देखो कितने लाइंस पॉसिबल है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्थ ऑर्बिट से जंप करने दिया जाए तो कितने लाइंस पॉसिबल है, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट पे आने में कितने लाइंस पॉसिबल है, 6। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेन एवर द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल आर व्हाट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल, number of spectral lines possible are n into n minus 1 divided by 2। याद रखना अच्छे से। तो देखो सम बहुत इजी तो नहीं बोल सकते इसको। पहले क्या हुआ, पहले तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, तो बच्चे को पहले ये याद होना चाहिए कि हाँ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 होती है। फिर तुमने उसे एक फोटोन दिया जिसकी एनर्जी हमने निकाली और कितनी आई, 12.75। ठीक है, अब ये जब एनर्जी इसको मिलेगी तो उसकी टोटल एनर्जी होगी -0.85, मतलब वो फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। एक मिनट ना, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 है, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.51, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85, बराबर है। अब जब वो फोर्थ ऑर्बिट से रिटर्न जब करेगा तो कितने लाइंस पॉसिबल है, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, या डायग्राम बना के सोच लो तो भी 6 ही आएगा आंसर। तो आंसर है 6 लाइंस। हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, 6 लाइंस आर पॉसिबल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके ये भी 2014 का क्वेश्चन है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई आर of 5.60 and 7.06 respectively in the nuclear reaction, the value of energy released। ओके, तो शायद कुछ मिसिंग टर्म है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं क्या मिसिंग है इसमें। इस क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, डेफिनेटली मिसिंग है, लेट मी चेक। सो अल्टीमेटली ऐसा है कि ये जो है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया और कुछ नहीं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम, मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है ना वो लिथियम का है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम। क्यू पूछा हुआ, व्हाट इज द क्यू रिलीज्ड। बहुत आसान है बच्चों, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ लिथियम की निकाल लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं और डिफरेंस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने न्यूक्लियन है लिथियम के पास, 7 ना, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक न्यूक्लियन का 5.6 है तो 7 का कितना होगा निकाल लेते हैं, रुको। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम देखो हमको जो दिया हुआ वो एक न्यूक्लियन की है और लिथियम में 7 है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी 7 × 5.60, तो ये होगा 0
7 6 42, 4 कैरी 34.2 होगा, 34.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He निकाल लेते हैं हीलियम का, He24, तो टोटल 4 न्यूक्लियन, टोटल 8 न्यूक्लियन हो गए, राइट ना। राइट साइड में 4 + 4 8 न्यूक्लियन हो गए ना। He24 2 बार है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम निकाल लेते हैं। हीलियम विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 8 इंटू क्या होगा 7.06, तो ये होगा 8 6 48, 8 6 48 और 56। बस इनका सब्ट्रैक्शन लेना है और क्या करना है, राइट ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट वी विल गेट Q will be equal to subtraction of the binding energies, which will be equal to 56.48 minus 34.20, right, which will be equal to 2, एक मिनट मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक वेदर आई मल्टीप्लाइड एवरीथिंग प्रॉपरली। 8 इंटू 56 बराबर है 5 7 35 हो गया, राइट। तो ये कुछ गलत किया लगता है मैंने, रुको। 0 6 7 42, 4 कैरी, ये 39 है बच्चों, 39, ये 39 है, दिस इज 39 है ना। 35 + 4 39 आएगा। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 8 4 - 2 कितना हो गया, 2 ही हो गया। 16 - 9 इज नथिंग बट 7 और 4 - 3 इज 1, तो आंसर आएगा 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा ऑप्शन मेरे ख्याल से हमारे पास है, दिस इज द आंसर, डी वाला आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी 2014 का क्वेश्चन है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। A radioactive isotope X with a half-life 1.4 into 10.9 years decays to Y which is stable। मतलब अल्टीमेटली देखो सिचुएशन क्या है, ये X था जो Y में कन्वर्ट हो रहा है, X था जो Y में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। A sample of rock from the cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, let common multiple be what? Let common multiple be X, let common multiple be X। तो रेशियो अगर 1:7 है, मतलब टाइम टी के बाद जो भी टाइम बीता होगा उसके बाद हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है। अगर ये कम होके कितना हो गया, X हो गया, और उल्टा Y बढ़ के कितना हो गया, 7X हो गया। देखो इनका रेशियो कितना है, ये तुम्हारा ये X हो गया और ये कितना हो गया 7X, और ये तुम्हारा पहले सिर्फ X हुआ करता था, Y था ही नहीं, लेट अस अज्यूम। अब क्या हो गया, X कम हो गया और Y कितना हो गया, 7X हो गया। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं, आखिर में तुम ये तो जानते हो ना कि सारा का सारा Y आया कहाँ से, X में से। तो पहले तो जितने भी Y के एटम्स हैं या Y के न्यूक्लियस है, ये सब तो X में से ही आए हैं, राइट। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये टाइम T के बाद वाला सिचुएशन है, टाइम T के पहले X में कितने एटम्स थे, तो आंसर होगा X + 7X, 8X। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देखो अभी फिलहाल टाइम T के बाद क्या सीन बना है कि यहाँ पे X है, यहाँ पे 7X है, राइट। आखिर में ये 7X आए कहाँ से थे, 8X में से, मतलब स्टार्टिंग X में इसमें से ही तो आए थे सारे के सारे, ये सारे के सारे इसी में से तो आए। तो इनिशियली इसमें क्या था बताओ, नंबर ऑफ एटम्स तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे सेम ही होंगे ना। तो पहले समझो Y था ही नहीं, Y के 0 एटम्स थे और इसके कुछ भी रहे होंगे, राइट। अब क्या सिचुएशन है, यहाँ पे X है और यहाँ पे 7X है, ये सारे के सारे 7X आए तो इसमें से ही होंगे। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, इसके एटम्स प्लस इसके एटम्स, क्योंकि इसके सारे एटम्स X में से ही तो निकले हैं, तो 8X। मतलब ये मेरा हो गया N0 8X, और ये मेरा अभी आफ्टर टाइम T वाला सिचुएशन है X। तो मैं टाइम पूछा हुआ है ना मुझे, एज ऑफ द रॉक, तो काफ़ी ईजी हो गया मेरे लिए क्वेश्चन। देखो अगर मैं देखूँ N कंपेयर करूँ, N इज इक्वल टू वॉट, 1/2n ऑफ इनिशियल, ऐसे वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो मुझे आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/2n टाइम्स ऑफ 8x, x कैंसिल, तो मेरे ख्याल से मुझे आंसर आएगा 1/2n इज इक्वल टू 1/8 या 2n इज इक्वल टू 8, है ना। तो n का आंसर 3 आ गया। तो रॉक का एज कितना होगा, कितना टाइम बीत चुका है, 3t। मैं तुमको बता चुका हूँ फॉर्मूला, t इक्वल टू nt या n इज इक्वल टू छोटा t बाय बड़ा t, तो 3t। और t मुझे दिया हुआ x का हाफ लाइफ कितना है, देखो x 8x से x हुआ ना, ये x के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
x का हाफ लाइफ था 1.4 इंटू 10 पावर 9, तो ये आंसर होगा 4.2 इंटू 10 पावर 9, ऐसा ऑप्शन होगा। देखो 4.2 इंटू 10 पावर 9 ईयर्स, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम। लगता है ये सब कर लिया मैंने, लाइमन और बाल्मर का लॉन्गेस्ट। चलो ये ट्राई कर लेना खुद से, मुझे लगता है इसका आंसर 5/27 आएगा। हमने किया ये प्रॉब्लम शायद, इससे मिलता जुलता सम। ये देखते हैं। अ सर्टन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज्ड टू हीलियम बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन रिएक्शन इज 0.002886 AMU। ये AMU है। द एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज, द एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज। चलो देखते हैं, एक मिनट रुको, लेट मी इरेज दिस। हाँ, इसको इरेज कर लेते हैं। एनर्जी लिबरेटेड पूछना चाहिए था खाली, ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए था, मतलब व्हाट इज द एनर्जी लिबरेटेड। द एनर्जी लिबरेटेड इज, देखो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, ब्रैकेट में लिखा भी है कि 1U करस्पॉन्ड्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1U करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कितना एनर्जी जनरेट होगा, 931। तो ऑब्वियसली 0.02866 AMU या एटॉमिक मास यूनिट, अगर इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी जनरेट होगा, वही दोनों तरफ 0. इससे मल्टीप्लाई कर लो, 0.02866 इंटू 931। अब जरा मुझे सोचने दो एक मिनट, अगर मैं इसको 1000 मान लूँ एक मिनट के लिए, तो ये आंसर क्या आएगा, 28.66। तो मैं समझ गया, इसका आंसर होगा 26.7। इसका आंसर होगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट है एकदम, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत आसान है। कि देखो उन्होंने यहाँ पे दे दिया ना कि 1 AMU को, अगर हम 1 AMU मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी जनरेटेड होगी 931। तो 0.02866 इतना मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो व्हाट इज द एनर्जी लिबरेटेड, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन ये क्वेश्चन में और भी ऑप्शन है जो मैच होता है, मतलब ये क्वेश्चन सही पूछा हुआ है। देखो उन्होंने पूछा है द एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज गिवन बाय, पर यू नहीं होना चाहिए था, पर न्यूक्लियन पूछना चाहिए था, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए था उनको। सो एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ नहीं है। वो लोग ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एनर्जी लिबरेटेड पर यू, मतलब वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन। अब ये जो हमने निकाला है ना, ये टोटल एनर्जी है। अब एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन तो निकाला ही जा सकता है। He24 बना ना लास्ट में, H हाइड्रोजन फ्यूज होके He24 बना। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें व्हाट इज़ द एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन, एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियन, देखो चारों न्यूक्लियंस का एनर्जी कितना है, 26.7। तो एनर्जी लिबरेटेड पर यू, मतलब वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि पर न्यूक्लियन, ओके। तो दैट विल बी इक्वल टू 26.7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आंसर होगा मेरे ख्याल से 4 6 24 ना, 6.675। तो एग्जैक्ट आंसर आता है ये। तो ये क्वेश्चन सही है। ये पर यू मतलब वो लोग ये पूछना चाहते हैं कि पर न्यूक्लियन, राइट, पर न्यूक्लियन। तो आंसर ए मार्क करते हैं हम लोग। तो याद रखना, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था 2013 में। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। एलिमेंट x इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट y विच इज, अरे मेरे ख्याल से ये सेम सम अभी हम लोग कुछ देर पहले कर चुके हैं और इसका आंसर आया था बच्चों, मुझे याद है इसका आंसर आया था t इक्वल टू 3t आया था आंसर, राइट। और तुम्हारे केस में हाफ लाइफ 20 ईयर्स है, तो 3 × 20 आंसर आएगा 60 ईयर्स का। ये सेम सम तो नहीं था बच्चों, सेम सम रिपीट तो नहीं हो गया। एक मिनट देखो जरा पीछे, एक मिनट जरा पीछे देखते हैं हम लोग। नहीं मतलब टाइप सेम है, खाली हाफ लाइफ का वैल्यू अलग था, ओके। सो बच्चों इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।